हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और जैसा कि आप सबको पता है, DT+B TGT सोशल साइंस की एक हमारी सीरीज़ चल रही है। और इसमें मैं सारे जो भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं DT+B द्वारा, उन क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो आपको ये बात पता होगी, और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक शेयर करती जा रही हूँ। आप मेरी पुरानी वीडियोस को ज़रूर देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 तक हमने इसके क्वेश्चन पेपर का डिस्कस कर रखा है, और आज मैं पार्ट 4 डिस्कस करूँगी आपके साथ। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला लाभहीन कारक डैश है। तो क्या है हमारा कारक? उद्यमिता, पूंजी निर्माण, बाजार अपूर्णता या कृषि का मशीनीकरण। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन को देखें तो परंपरागत रूप से सकल आर्थिक विकास को सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं, के रूप में मापा जाता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, तकनीकी उन्नति, सामाजिक और राजनीतिक कारण, मानव संसाधन विकास, उद्यमशीलता तथा कृषि के मशीनीकरण को शामिल किया जाता है। तो अतः बाजार अपूर्णता आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला लाभहीन कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। In India, both the president and the governors are advised by their। तो इंडिया में राष्ट्रपति और राज्यपाल को कौन सलाह दे सकता है? एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी जो प्रशासक होते हैं, स्पीकर्स यानी सभापति, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी मुख्य चुनाव अधिकारी, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इंडिया में संविधान के अनुच्छेद 74 क्लोज 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 163 संविधान राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ राज्य में मंत्री परिषद की स्थापना करता है। इसलिए भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को उनकी मंत्री परिषद द्वारा सलाह दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी वह सूचियां हैं जिनका उल्लेख ब्रिटिश भारतीय संविधान अधिनियम 1935 में किया गया था? समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची और संघ सूची। तो ऑप्शंस देखते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा तीनों का है, और या फिर सेकेंड और थर्ड का है, फर्स्ट और थर्ड का है, या फिर फर्स्ट और सेकेंड का है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीनों ही समवर्ती सूची का है। तो अगस्त 1935 में ब्रिटिश सरकार संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया। उस समय यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा कानून था। इस अधिनियम में 3 सूचियाँ थी, प्रत्येक सरकार के अधीन विषयों को देती थी। एक संघ सूची जो केंद्र, जिसे हम यूनियन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्टेट लिस्ट। थर्ड थी हमारी कंकरेंट लिस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची, जिसमें क्या संघ सूची में जो केंद्र होता था यानी जो सेंटर होता था वो बना सकते हैं रूल्स एंड नॉर्म्स। राज्य सूची में राज्य से यानी स्टेट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के ही आते हैं। वायसराय को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई थी। तो ये ब्रिटिश सरकार के टाइम का है, तो उसमें वायसराय को ऑब्वियसली बात है जो शक्तियाँ हैं प्रदान की जाएंगी। नोट, इसने केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना का आह्वान किया। हालांकि इस खंड को कभी लागू नहीं किया गया था, इसलिए संघ सूची कभी प्रवर्तन में नहीं आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। संधारणीय कृषि निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को एकीकृत करती है? तो हमसे पूछ रहा है संधारणीय कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन। तो किसे एकीकृत करती है? पर्यावरणीय स्वास्थ्य को या फिर आर्थिक लाभप्रदता को? एक और दो दोनों, केवल दूसरा, केवल पहला, या फिर दोनों ही नहीं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। संधारणीय
अथवा टिकाऊ कृषि से तात्पर्य है कि ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें मानव की बदलती हुई आवश्यकताओं के आपूर्ति हेतु कृषि में लगाने वाले साधनों का इस प्रकार सफल व्यवस्थित उपयोग किया जाए जिससे प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास न हो एवं पर्यावरण सुरक्षित रहे। संधारणीय कृषि की अवधारणा के 3 प्रमुख तत्व हैं। पहला होता है हमारा पर्यावरण की सुरक्षा, दूसरा होता है आर्थिक लाभदायता और तीसरा होता है सामाजिक एवं आर्थिक समता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। भारत में पहले 4 आम चुनावों में निम्नलिखित में से किस पार्टी ने संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो भारत के पहले 4 आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। भारतीय राजनीति में सन 1952 प्रथम आम चुनाव से सन 1967 चतुर्थ आम चुनाव तक का काल कांग्रेस वर्चस्व का काल था। तो आपको पता होगा कि 1952 में क्या हुआ था? प्रथम चुनाव हुआ था जिसे मॉरिस जोन्स ने एक दलीय प्रभुत्व की संज्ञा दी, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस की तुलना एक धर्मशाला से की है जिसे मूर्ख, धूर्त, दोस्त, शत्रु, पूंजीपति, मजदूर, वाम, दक्षिण, धर्मनिरपेक्ष व सांप्रदायिक सब ठहर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि कहता है भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन डैश द्वारा किया जाता है। तो आप सबको पता होगा कि राष्ट्रपति इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया का, वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास निर्वाचक गण के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा, केवल प्रधानमंत्री द्वारा या फिर लोकसभा के सभी अध्यक्षों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार यानी 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान का उपयोग करके एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुनाव जाता है। निर्वाचन मंडल निम्नलिखित सदस्यों से बनता है। तो आप सबको पता होगा कि जो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। लाइक हम उसमें डायरेक्टली जाके वोट नहीं डालते हैं। तो देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य होते हैं इसमें, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी भाजपा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के एक प्रमुख सदस्य के रूप में भाजपा 2014 में केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रही है। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष थे। भाजपा का गठन 1990 में हुआ था। इसकी जड़ें भारतीय जनसंघ तक जाती हैं। तो हमसे कौन सा सही नहीं है ये पूछा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो आपको पता होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से एक है। भाजपा की स्थापना 1980 में दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर जनता पार्टी में विभाजन के परिणाम स्वरूप हुई थी। 1980 में इसकी स्थापना के समय अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे। गठन के बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केवल 2 सीटें मिली थी। तो इसका गठन कब हुआ था? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउस ऑफ कॉमन से रिलेटेड। तो हाउस ऑफ कॉमन निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन, वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका या फिर ब्राज़ील। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हाउस ऑफ कॉमन्स द्विसदनीय ब्रिटिश संसद का एक सार्वजनिक रूप से निर्वाचित निचला सदन है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन सबसे शक्तिशाली विधायी निकाय है। इसके पास
कर लगाने और विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं में मदद देने या धन निकालने का एकमात्र अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और हाउस ऑफ कॉमन्स, अब हमारे इंडिया में भी जो लोअर हाउस और हाउस ऑफ कॉमन है ये आपने हमारे इंडिया में भी पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक क्षेत्र में डैश के जैसे आर्थिक क्रियाकलाप शामिल होते हैं, वानिकी या फिर खनन। तो प्राथमिक क्षेत्र में पूछ रहा है केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों ही नहीं या फिर दोनों ही। प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड पूछ रहा है, जिसे हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोल देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में वे सभी गतिविधियां शामिल है जिनका अंतिम उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना होता है। इसमें कृषि, मछली पालन, वानिकी, खनन व निक्षेप शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, आपदा प्रबंधन यानी जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है के लिए एक प्ररूपी समुदाय आकस्मिकता योजना में निम्नलिखित में से कौन से चरण शामिल होते हैं। प्रारंभिक जागरूकता और घनिष्ठता निर्माण, समुदाय की रूपरेखा को रेखांकित करना, कार्यबलों का क्षमता निर्माण। पहला तथा दूसरा, केवल दूसरा या पहला या तीसरा या फिर तीनों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामुदायिक आकस्मिकता योजना में समय से पहले यह तय करना शामिल है कि आपदा तैयारियों और उनके परिणाम को कम करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई के संदर्भ में आपदाओं से क्या किया जाए और कैसे निपटा जाए। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित चरण शामिल हैं, जैसे प्रारंभिक जागरूकता और घनिष्ठता निर्माण, समुदाय की रूपरेखा को रेखांकित करना और कार्यबलों का क्षमता निर्माण आदि इसमें क्या है शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, शरद पवार इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ डैश। शरद पवार किसके संस्थापक हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाजवादी पार्टी के या राष्ट्रीय जनता दल के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी एक भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इस पार्टी की स्थापना नई दिल्ली में जून 1999 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 पूर्व सदस्यों शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर द्वारा की गई थी। केवल भारतीयों को राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष या प्रधानमंत्री बनने की अनुमति देने की मांग के लिए उन्हें कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को इटली में जन्मी पत्नी सोनिया गांधी के कांग्रेस पार्टी की नेता बनाने के बाद यह मुद्दा उभरा था। तो इन्होंने किस चीज़ की मांग की थी कि भारत के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनेंगे वो इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए। तो इसलिए इन्हें क्या किया गया था, कांग्रेस से हटा दिया गया था, क्योंकि आपको पता होगा जो सोनिया गांधी हैं वो इटली की हैं और वो कांग्रेस चाहती थी कि सोनिया गांधी को क्या बनाया जाए, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, एक ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी विद्यमान होती है। तो हमारा रूरल एरिया से पूछ रहा है किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसमें, मौसमी यानी सीजनल बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी यानी कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ना ही पहला ना ही दूसरा, केवल दूसरा, दोनों या फिर केवल पहला। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो अर्बन एरियाज़ में होता है यानी शहरी क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव बढ़ने से कृषि पर अतिरिक्त श्रम शक्ति का भार बढ़ जाता है। यदि अतिरिक्त श्रम शक्ति को कृषि कार्य से बाहर कर दिया जाए तो भी उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास एक लैंड है, इस पे 4 लोग भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर एक फैमिली में 10 लोग हैं वो 10 के 10 इस लैंड पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इस 10 में से 6 अगर बाहर भी निकल जाएंगे तब इस लैंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा 6 लोग हैं वो क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं। इसका कहने का मतलब ये है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इस स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति कहते हैं। दूसरी ओर कृषि में बुवाई व कटाई के समय को छोड़कर वर्ष भर कोई कार्य भी नहीं रहता। तो आपको पता है जब हम क्या करते हैं उसमें बोते हैं या फिर उसमें क्या करते हैं उसको हार्वेस्ट करते हैं, इसी टाइम पे हमें लेबर की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर किसानों के पास कोई अतिरिक्त काम नहीं रहता और बेरोजगार जैसी स्थिति में वो रहते हैं। इस प्रकार बेरोजगारी को मौसमी यानी सीजनल बेरोजगारी कहा जाता है। और जो हमारा शिक्षित बेरोजगारी है वो शहरी बेरोजगारी की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13,
वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अग्रिम देता है उसे क्या कहते हैं। यानी जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, जो अदर बैंक है हमारे उनको क्या करता है, लोन देता है। तो विनिमय दर पर, रेपो रेट पर, बैंक दर पर या फिर उधार संबंधी दर पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बैंक दर। तो वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को अग्रिम देता है उसे बैंक दर यानी बैंक रेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट नियंत्रण की एक गुणात्मक इकाई है। यानी क्रेडिट कंट्रोल से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारे पास चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण, खुला बाजार परिचालन, नकदी आरक्षित निधि अनुपात या सीमांत स्थायी सुविधा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चयनात्मक साख नियंत्रण आरबीआई की क्रेडिट नियंत्रण की गुणात्मक विधि है। आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। मात्रात्मक उपाय, इसके अंतर्गत बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात यानी सीआर, सांविधिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर, खुले बाजार की क्रियाएं जिसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं शामिल हैं। और गुणात्मक उपाय, इसके अंतर्गत सीमांत आवश्यकताओं, चयनात्मक ऋण नियंत्रण यानी एससीसी, नैतिक सुझाव आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी। यानी इंडियन राष्ट्रीय लोक दल पार्टी का प्रतीक क्या है। तो आप एक बार प्रतीक ज़रूर देख के जाएंगे क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्या है, स्पेक्टेलस यानी चश्मा, हैंड, लोटस या फिर क्लोक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कमल किसका है, हाथ किसका है और घड़ी किसका है। तो बचा क्या, चश्मा। तो नेक्स्ट है हमारा और मतलब एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें तो भारतीय राष्ट्रीय लोकदल यानी INLD हरियाणा में एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इसका राजनीतिक आधार मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम मध्य हरियाणा के प्रारंभिक जाटगढ़ में रहा है। हरियाणा के राजनेता चौधरी देवीलाल ने 1996 में हरियाणा लोकदल पार्टी बनाने के लिए अपने इरादे की घोषणा की। इसकी स्थापना अप्रैल 1998 में हुई थी, लेकिन 1999 तक इसने अपना नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय लोकदल कर लिया। भारतीय राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का प्रतीक क्या है, चश्मा है, और घड़ी क्या है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रतीक है। बाकी आपको हाथ और कमल पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है। तो इंडिपेंडेंट के टाइम का क्वेश्चन नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक आश्रित अर्थव्यवस्था थी। इसमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को सभी निशान थे और कृषि अति संकुलित थी। ऑप्शन है हमारे पास तीनों, या फिर सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर केवल फर्स्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था एक आश्रित अर्थव्यवस्था थी यानी डिपेंडेंट थी। इसमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के सभी निशान थे। कृषि अति संकुलित थी, कृषि उत्पादक कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मध्य सूची का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। निगम कर, राज्य सूची, जनगणना, संघ सूची। तो केवल दूसरा, दोनों, केवल पहला या फिर दोनों ही गलत हैं। तो आपको पता होगा राज्य सूची और संघ सूची क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। जनगणना और निगम कर दोनों ही संघ सूची के विषय हैं, अतः केवल सेकेंड ही हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ऑल द गिवन बैंक्स आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक्सेप्ट, मतलब दिए गए बैंकों में सभी क्या हैं, सार्वजनिक बैंक हैं सिवाय एक के। अब वो कौन सा बैंक है। ऑप्शन है हमारे पास पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक या फिर यस बैंक। तो आपको पता होगा ये जो तीनों बैंक हैं ये क्या है, हमारे सार्वजनिक बैंक हैं। जो यस बैंक है वो क्या है, निजी बैंक है, जिसे हम प्राइवेट सेक्टर बैंक भी बोल देते हैं। तो देखते हैं वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या 12 है। अब वो निम्नलिखित, तो आप जो भी मतलब सार्वजनिक बैंक है उनको याद कर लीजिए, बाकी जो निजी बैंक आएंगे यानी प्राइवेटाइज बैंक आएंगे
उनको आप इजीली सेपरेट कर पाएंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा यस बैंक क्या है, सार्वजनिक बैंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेजरी बिल से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। ट्रेजरी बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट हमारा, भारतीय केंद्र सरकार का दीर्घकालीन उधार ग्रहण यानी बोरोइंग साधन है। वे 1 वर्ष से भी कम समय में परिपक्व हो जाते हैं। वे भारत के वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से जारी किए जाते हैं। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, केवल दूसरा या फिर पहला और दूसरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ट्रेजरी बिल भारत सरकार या किसी देश के केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा लघु अवधि 1 वर्ष तक उधार लेने वाले उपकरण हैं जो निवेशकों को अपने बाजार जोखिम को कम करते हुए अर्धकालीन अधिशेष धन को पार करने में सक्षम बनाते हैं। अतः केवल क्या है, सेकंड हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 1960 के दशक के उत्तरार्ध में गैर कांग्रेसी पार्टियों ने केंद्र और कई राज्यों में सरकार बनाई जो भारत में निम्नलिखित में से किस पार्टी प्रणाली की उपस्थिति को दर्शाता है। बाइपोलर प्रणाली, एक दलीय प्रणाली, 2 दलीय प्रणाली या फिर बहुदलीय प्रणाली। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 1960 के दशक तक कांग्रेस एक प्रमुख दल रही। 1967 के विधानसभा चुनाव में इसे 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी दलों ने हराया। तब से गैर कांग्रेसी दलों ने कांग्रेस के अलावा केंद्र और कई राज्यों में सरकारें बनाई। इनसे भारत की बहुदलीय प्रणाली की उपस्थिति का संकेत दिया जाता है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। आज के 20 क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे जिसमें 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।